Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new chapter Principles of Management. So इस चैप्टर का भी आप लोग को फुल वीडियो मिलेगा, सो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। मीनिंग समझते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है जो कि किसके लिए हेल्प करती हैं, डिसीजन मेकिंग में एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स हैं वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करती है मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स आर ब्रॉडर एंड जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइन है या ट्रुथ पे बेस्ड है, एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। किसके लिए, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। किसका बिहेवियर, मैनेजर का बिहेवियर। जितने भी मैनेजर्स हैं किस हिसाब से उसके बारे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, किसके थ्रू होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फीचर्स मतलब होता है, यहाँ पे फीचर्स मीन्स होता है क्वालिटी। ओके, सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, परवेसिव कहते हैं। ठीक है, इस सर्कल बना दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, परवेसिव। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाली चीजें क्या प्रिंसिपल मैनेजमेंट है। हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, प्रॉफिट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेबल हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये एक यूनिवर्सल नेचर का होता है, हर एक सिचुएशन में काम आता है, परवेसिव होता है। दैट मीन्स देन कैन अप्लाई ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब क्या है कि हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बिजनेस इन्वेस्टर, वो लार्ज हो, स्मॉल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सेट्रा। ओके, सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये एक परवेसिव होता है। ये इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। आगे बढ़ते हैं, जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं। इसके कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो कि रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफर नहीं करते हैं। इसके लिए कुछ टाइम लगता है उस चीज को समझने में, मॉनिटर करने में, स्कैन करने में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन, एक गाइडलाइन है टू टेक एक्शंस, टू एक्शंस, बट लेकिन ये डू नॉट रेफर ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशंस। ये क्या, रेडीमेड सॉल्यूशंस ऑफर नहीं करती हैं। ओके, देन है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डीप ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म हुआ है। ओके, तो जो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड only deep and thorough research work and they do not developed overnight। इसके लिए टाइम लगा है, ये रातों रात में ही डेवलप नहीं हो गई है, इसके लिए टाइम टेकन लगा है, डीप ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है, थॉरो रिसर्च वर्क की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट्स लगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है इस पे, इसके वजह से ये डेवलप्ड हुआ है। इट रिक्वायर्स डीप ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये रिक्वायर करता है क्या, डीप ऑब्जर्वेशंस। देन है फ्लेक्सिबल। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। कुछ चेंजेस एप्लीकेबल होती हैं, जरूरी होती हैं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी में कौन से सिचुएशंस कब आते हैं कुछ नहीं समझ में आता है, सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जैसे कंपनी को जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वो रख लेते हैं। मतलब कुछ चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ चेंजेस किसके लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी के अकॉर्डिंग। दे आर नॉट सेट रिजिड स्टेटमेंट। ये रिजिड नहीं होता है, रिजिड मतलब स्टैटिक। ये क्या होता है, स्टैटिक नहीं होता है, ये क्या होता है, डायनेमिक होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। ओके, तो ये रिजिड स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करती है। ये कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, डायनेमिक प्रोवाइड करती है। ओके, तो आगे चलते हैं। मेनली बिहेवियरल, दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल क्यों इंसिस्ट किया गया है, इम्प्रूव करना रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मेंबर रह रहे ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, उनके बीच के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, उनके रिलेशंस डेवलप करना, उनके बीच में ह्यूमन और मटेरियल का रिलेशन डेवलप्ड करना। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड टू यूज टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज,
प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव द एफिशिएंसी बाय एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज की जाती हैं जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको सॉल्व करने में, और इम्प्रूव करता है क्या, एफिशिएंसी लेवल क्या एस्टैब्लिश करके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके। देन है कंटीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट इन नेचर और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं सिचुएशंस पे, सर्कमस्टांसेस पे। सो दियर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनके एप्लीकेशंस किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। दिस एप्लीकेशन हैज टू बी, यहाँ पे है एस होगा, हैज टू बी चेंज्ड विद चेंज इन सिचुएशन। और जितने भी एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो कैसे चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहेंगे। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटीजेंट। देन सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, क्यों हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट विद फुल यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दिस प्रिंसिपल इंप्रूव करता है नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। ये क्या इंप्रूव करता है, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन। ओके, सो दिस प्रिंसिपल क्या इंप्रूव करता है, नॉलेज, एबिलिटी किसी मैनेजर की, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस, जितने भी मैनेजर सिचुएशंस है वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजर का बिहेवियर है, नॉलेज है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो मैनेजर का क्या होता है, इंप्रूव होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो किस पे इंसिस्ट करते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, प्लान्ड एक्टिविटीज पे। एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नाउ। ओके, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नाउ। ओके, देन है साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस। मैनेजर्स को हर एक टाइम, हर एक वक्त न्यू डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं एवरी डे। The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. So managers have to take number of decisions every day. The management principles, जितने management principles है वो enable होते हैं managers to approach various problems systematically and scientifically. Okay, so managers को हर एक वक्त न्यू decisions लेने होते हैं हर every day in organization. So management क्या approach करता है, various problems systematically और scientifically. जितने भी चीज, कोई भी decision वो scientific डिसीजन और साइंटिफिक पे बेस्ड हो। ओके, उससे कोई ऑर्गेनाइजेशन को अनप्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट हो, फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो, उस तरीके के डिसीजंस लेने में मदद करता है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। एवरी बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन है, हैज टू मेक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। जिस तरीके से बिजनेस और एनवायरमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एक्टिविटी में चेंजेस लाने चाहिए। फोर्थ वाला, बेस्ड ऑन बिजनेस ओके, बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरमेंट। देन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। इस फंक्शन में मेजर प्लान, पॉलिसी फॉर्म की जाती हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो पॉलिसीज, प्लान यही सब फॉर्म करता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टॉप लेवल फंक्शन है। और ये टॉप लेवल फंक्शन क्या करता है, प्लान करता है, पॉलिसी फॉर्म करता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट, कैसे एक्ट करता है, एज अ गाइडलाइंस, और बेस होता है टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ही नहीं ध्यान देता है, जबकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करता है। ओके, जस्ट लाइक एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, उनके ग्रीवियंसेस को चेक करते रहने, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट करना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। दे हैव प्रोवाइड न्यू आइडियाज भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू ट्रेनिंग। इमेजिनेशन एंड बेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट करना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, एंड दे हैव प्रोवाइड न्यू आइडियाज भी मिलते रहते हैं, इमेजिनेशन एंड बेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है फेओल्स प्रिंसिपल। फेओल, इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी फेओल gave 14 principles। ओके, सो हेनरी फेओल थे कौन? तो हेनरी फेओल बॉर्न हुए थे टर्की में इन 1841। ही गॉट अ डिग्री, इन्हें डिग्री मिली थी माइनिंग इंजीनियरिंग में इन 1816, और इसने स्टार्ट किया था वर्क एज अ इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स है वो किसके लिए है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर टू टेक डिसीजन होता है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने डेवलप्ड किए हैं? हेनरी फेओल ने। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो वर्क डिवाइड होगा वो स्मॉल टास्क और यूनिट में डिवाइड होगा, एंड इंस्टेड असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन। कोई भी पर्सन पे पूरा का पूरा वर्क नहीं देना है, पूरा का पूरा भार नहीं देना है, उस वर्क को डिवाइड कर देना है। इससे क्या होगा? किसी एक पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ेगा। सो वन टास्क और वन यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन। एक टास्क एक यूनिट असाइन होगा एक पर्सन पे अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? वर्क डिवाइड होता है स्मॉल टास्क में, यूनिट में। क्यों डिवाइड होता है? ताकि किसी एक पर्सन पे, किसी एक एम्प्लॉय पे बर्डन ना पड़े, और एक बार एक टास्क एक यूनिट वर्क एक पर्सन पे ही असाइन होगा उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उस पर्सन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट के स्पेशलाइजेशन होगा, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। Whenever वर्क इज डिवाइड, जब भी वर्क डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, देन ऑटोमेटिकली इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। व्हेन एम्प्लॉय इज डूइंग ओनली वन पार्ट ऑफ जॉब, जब कोई एम्प्लॉय सिर्फ एक पार्ट ऑफ जॉब को ही करेगा तो वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा, उसको हर एक दिन करते करते वो उस वर्क में परफेक्ट हो जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा? लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा और वो काम टाइम पे डन हो जाएगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजंस। पावर टू टेक डिसीजंस। ओके, तो अथॉरिटी मीन्स होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन होती है जो कि हर एक एम्प्लॉय को, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कंप्लीट करनी होती है। ओके, वो भी टाइम पे। सो इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस होना बहुत जरूरी है किसके बीच? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसमैच हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैच ही नहीं करेगा, मे ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट। उससे क्या होगा? निगेटिव रिजल्ट आएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई विदाउट मैचिंग अथॉरिटी, तो भी वर्कर क्या होंगे? वो उस वर्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। उनका वर्क टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई द बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर करता है कोड ऑफ कंडक्ट से। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कैसा रिलेशन है? क्लियर फेयर एग्रीमेंट। तो डिसिप्लिन रेफर करता है फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, हर एक लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए अमंग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर। फेयर इंसिस्ट करता है कि डेक डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रिक्वायर करता है एक्ट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल पे। इसके पॉजिटिव इफेक्ट है सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगा, बिकॉज जहां डिसिप्लिन रहता है वहां सिस्टमैटिक वर्किंग रहता ही है, और इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी वर्कर्स की। देन अब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। इन दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। सिर्फ एक बॉस से ही ऑर्डर पास होना चाहिए। सुपीरियर, जो सुपीरियर है, जो बॉस, बस उसके थ्रू ही एक ऑर्डर पास होना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। And if he receive order from more than one boss, then he will get confused and he will not able to understand that whose orders must be executed. अगर एक बॉस से ज्यादा ऑर्डर पास होने लगे तो जो
मैनेजर रहेगा या जो वर्कर रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके वर्क को या किसके बात को पहले सुने या किसके ऑर्डर को पहले फॉलो करे। तो इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और उससे क्या होगा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा कि किसके ऑर्डर को वो पहले सुने और किसके ऑर्डर को वो फर्स्ट एग्जीक्यूट करे। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन इंचार्ज है, वो कह रहा है कि अपने ऑर्डर को आप स्लो कर दीजिए, जो आपका सेल्स मैनेजर वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप अपने ऑर्डर को और फास्टली चलाइए ताकि जितने भी पेंडिंग वर्क है वो सही से हो पाए। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बातों को पहले सुने। तो दैट्स वाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड एक होना चाहिए। ओके, बॉस सिर्फ एक ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, वर्कर को पता रहेगा कि हाँ किस उन्हीं की बातों को सुनना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम करना है, उनके ऑर्डर को ही फॉलो करना है। तो इसके क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा, केओस नहीं होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, इंप्रूव होता है इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। नो ईगो क्लैश, कोई भी ईगो क्लैश नहीं होता है कि मेरी उसने बात नहीं सुनी या मेरी सुन ली। ईगो क्लैश नहीं होता और कंफ्यूजन भी और केओस भी नहीं क्रिएट होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, एक यूनिट और एक प्लान। दैट इज efforts of all managers and employees of organization must be directed toward one direction। जितने भी एम्प्लॉयज या जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एफर्ट एक ही डायरेक्शन में इंटीग्रेट होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में उनके हर एक एफर्ट इंटीग्रेट होने चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने कॉमन गोल को अचीव करेंगे। जो भी हमारा कॉमन गोल होगा उससे हम लोग अचीव करेंगे या टास्क को हम लोग अचीव करेंगे। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड। जितने भी एम्प्लॉयज उनके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, यूनिफाई हो जाएंगे, एक एक कॉमन डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन यूनिट वन प्लान, दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड इन कॉमन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ common goal. Then a subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individual or employees. In the organization, all the employees are working with the some, कुछ ना, हर एक employees जो होंगे वो कुछ ना कुछ अपने objective से ही काम करते होंगे, अपने individual interest से ही काम करते होंगे। So if the objective of individual are in the same direction, और अगर हर एक इंडिविजुअल का उनका ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी अचीवमेंट होगा गोल का वो हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा, टास्क अचीव हो जाएगा। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ दिस ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, हर एक ग्रुप का, हर एक इंडिविजुअल का जो गोल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, देन मैनेजर मस्ट ट्राई, मैनेजर को ट्राई करना होगा कि उन सारी चीज़ों को रिकंसाइल करे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इंटीग्रेट करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल या प्रीडिटरमाइंड गोल अचीव हो। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल और कोऑर्डिनेशन होगा किसके बीच, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में। देन अ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, according to this principle, employees in the organization must be paid fairly to give them maximum satisfaction। हर एक पर्सन्स को, हर एक एम्प्लॉय को फेयरली वेजेस प्रोवाइड कराना चाहिए, सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए उनके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाना चाहिए। दी एम्प्लॉय शुड बी फेयर वेजेस इन सैलरीज। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव्स होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, अगर उनको फेयर वेजेस, सैलरीज, इंक्रीमेंट ऑफ जॉब मिलेगा तो वो और सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेट होंगे और अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छा काम करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। देन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स। जो अथॉरिटी रहेगी वो फ्यू हैंड्स में ही रहेगी, एट द टॉप लेवल, जो कि किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास। सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बटेगा, पावर बटेगा एट एवरी ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होगी। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक ही हाथ में पावर होगा या
In few hands, the authority is taken, given. Then, according to Fayol, a company must not be completely centralized, not be completely decentralized. हर एक कंपनी को ना ही completely decentralized होना चाहिए, ना ही decentralized होना चाहिए. उनको both of combination को लेके चलना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर कॉम्बिनेशन बोथ का होगा तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे और फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा एट ऑपरेशनल लेवल एज डिसेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. स्केलर चेन मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपरवाइजर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक. ये चेन होता है कहाँ? लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन कहाँ? सुपरवाइजर से लेके हाईएस्ट टू लोअर लेवल रैंक तक. Fayol इंसिस्ट करते हैं दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली, और ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलोड होना चाहिए बाय ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ चेन. सारे जितने भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है वो किसके थ्रू पास होने चाहिए? इस की ऑफ चेन, स्केलर ऑफ चेन के अकॉर्डिंग ही पास होने चाहिए. कोई भी स्किपिंग होगा, एनीवन की शुड बी फॉलोड, तो क्या होगा? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा, मिसमैच होगा. तो हर एक किसी भी स्किप नहीं करना है ऑफ एनी वन की शुड बी फॉलोड. हर एक की को फॉलो करना है, हर एक स्केलर चेन को फॉलो करना है. इफ दिस चेन इज ब्रोकन, अगर ये चेन टूट गया, देन देयर आर चांस ऑफ कम्युनिकेशन गैप. और क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप के चांसेस बढ़ जाएंगे. किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? कम्युनिकेशन गैप के चांसेस. अब इसमें आता है गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस विदाउट फॉलो द स्केलर चेन. इसमें क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वो डायरेक्टली किसी भी सुपीरियर से अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. जस्ट लाइक बी को अगर कोई भी चीज चाहिए होगा वो स्केलर चेन फॉलो करेगा. और अगर मान लीजिए सी को कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है ओ को, या उसे क्या करना होगा? पहले वो एफ पे जाएगा, ई पे जाएगा, डी पे जाएगा, सी पे जाएगा, ए पे, देन वो ओ के पास जाएगा. लेकिन थ्रू गैंग प्लैंक वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है ओ से. ओके. देन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड. ऑर्डर मतलब नहीं होता है कि कमांड. ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड. इसमें ऑर्डर का मतलब होता है कि जो मैन और मटेरियल है वो फिक्स्ड प्लेस पे होंगे तो टाइम का वेस्टेज नहीं होगा. अगर किसी भी एम्प्लॉय को पता है कि हाँ ये मटेरियल इधर है तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा. अगर उस एम्प्लॉय को पता है कि हाँ ये जो बॉस है उनका वो यहाँ पे बैठता है तो उसे मतलब मिसमैच ऑफ टाइम, सॉरी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा. ओके. अगर कोई भी चीज मटेरियल रखी है, उसे पता है कि हाँ ये मटेरियल इधर रखा है, तो उसे क्या होगा? मिसमैच ऑफ टाइम नहीं होगा, या सॉरी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा. तो इस प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कमांड, बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल. दैट इज फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग का फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए. Fayol इंसिस्ट करता है like there must be a fixed place to keep every material and thing is used in the organization. इसके पॉजिटिव इफेक्ट है नो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा कि हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर लेंगे. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी रेफर करता है काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज. इफ मैनेजर इज बायस्ड, अगर कोई एक मैनेजर बायस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज देन एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड. अगर कोई मैनेजर बायस्ड है किसी एम्प्लॉय को लेकर तो क्या होगा? अगले एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन होगा और वो अपने कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा. सो एम्प्लॉयज का मतलब ये नहीं है कि इक्वली सैलरी देना, फेयर वेजेस देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. उसे बस अनबायस्डनेस ना दिखे, अनबायस्ड जो सारी चीजें, इक्विटी मिले, इक्वालिटी रहे ऑर्गेनाइजेशन में. ओके. रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो, कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस को ना तोड़े. ओके. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन में और मोटिवेट होंगे एम्प्लॉय और उनका मोरल वैल्यू बूस्ट होगा. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी. हर एक एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी फीलिंग प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे. जब उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे. सो दैट्स व्हाई जॉब सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन.
among the employees because with the feeling of insecurity of जब the employees cannot contribute their maximum capacity in the organization। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इंप्रूव करता है एफिशिएंसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, विदाउट जॉब सिक्योरिटी दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव रेफर करता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फियोल सजेस्ट करते हैं कि दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव्स इन मेकिंग एग्जीक्यूटिंग और प्लान। फियोल इंसिस्ट करते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने इनिशिएटिव को रख सके, अपने आइडियाज को रख सके। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन। ये क्या कर देता है? इमेंस सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है किसको? एम्प्लॉयज को। So managers must welcome the suggestions, new ideas of the employees before framing the plan. Positive effect क्या है? Develop feeling of belongingness in employees. Belongingness की feeling developed होगी। Employee achieve करेगा target on time if they are set up of their consultation। अगर consultation के according या consultation के through उनके consult करके उनसे कोई भी चीजें को frame करेंगे तो उनका क्या होगा? Target achieve होगा। स्प्रिक द कॉर्प्स मतलब मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीम स्पिरिट नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं होगा। यूनिटी होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। सो दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा? अगर टीम स्पिरिट होगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, और कोऑपरेशन भी मस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एसेंस होता है ऑफ मैनेजमेंट का। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। हर एक मैनेजर को रिप्लेस होना चाहिए मैं नहीं, हम के अकॉर्डिंग। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा और बिलोंगनेस भी डेवलप्ड होगी मेंबर्स में, जितने भी टीम मेंबर्स होंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फॉल को तो हम लोग ने पढ़ लिया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप्ड किए हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर बॉर्न हुए थे 1856 में, कहा? यूएसए में। और इन्होंने 1878 में ज्वाइन कर ली थी मेडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो यूजिंग हिज इंजीनियर बैकग्राउंड टेलर सजेस्ट या सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। उन्होंने कुछ स्टडीज और टेक्निक सेट किया, किसको ध्यान में रखते हुए? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ स्टडीज और टेक्निक्स सेट किया, साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। ही वाज प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। ये वर्कर्स से रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स को प्रोवाइड दिया इन्होंने। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नॉट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कौन थे? ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप्ड किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बॉर्न हुए थे 1856 में, कहा? यूएसए में। इन 1878 इन्होंने ज्वाइन की थी मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर ने सेट किया था साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स को। He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. तो फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल है ऑफ मैनेजमेंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जितनी भी सारी चीजें होंगी वो साइंटिफिकली बेस्ड होंगी, नॉट रूल ऑफ थंब। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर ने इंसिस्ट किया जितने भी जॉब परफॉर्म किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ड होंगे साइंटिफिक इंक्वायरी पे, ना कि इंस्टीट्यूशन, नए इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट मिस मेथड पे। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप होता है ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड था। एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वे ऑफ प्रोडक्शन टेलर बिलीव करते थे कि डेट देयर इज वन बेस्ट मेथड ऑफ टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन डेवलप थ्रू वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। तो उसमें सिंपल सा चीज था कि जितने भी जॉब परफॉर्म किए जाएंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? इंक्वायरी पे, साइंटिफिक इंक्वायरी पे, ना कि एक्सपीरियंस पे। Okay, harmony not discord. In this principle, those who work together in the organization must work in harmony. That is mutual understanding होनी चाहिए, proper understanding होनी चाहिए. Generally in organization there are two groups of people. दो ग्रुप टाइप के people होते हैं, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप। बोथ ग्रुप फील करते हैं कि जो पहला है वो अंडर पेड है और हम लोग ओवर पेड है। अंडर पेड है और वो ओवर बर्डनड है, उनके ऊपर ज्यादा वर्क है। ऐसा नहीं होता है। विद द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग्स। टेलर इंसिस्ट करते थे दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज द एटीट्यूड फॉर ईच अदर।
टेलर ऐसा इंसिस्ट करते थे कि इन दोनों के बीच के जो दोनों ग्रुप उन लोग के बीच में एक एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन लोग के बीच में। ओके, दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव रिलेशंस या थिंकिंग फॉर ईच अदर। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में सिंपल से क्या है कि एक दूसरे को ऐसा नहीं समझना कि अंडर पेड है या ओवर बर्डनड है। उन लोग को एक अपने बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ईच अदर के लिए। They must develop positive thinking for each other. Cooperation, not individualism. This principle is the extension of harmony, not discord. ये principle किसका extension है? Harmony, not discord का। इस principle के according work must be carried in cooperation, not individualism. एक टीम वर्क होना चाहिए with each other, with mutual confidence, mutual trust and understanding for each other. वर्कर एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन में के साथ काम करना चाहिए, न कि इंडिविजुअलिज्म में। टू हैव कोऑपरेशन, मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉइज। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि वर्कर के एफिशिएंसी लेवल पे। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड करता है प्रॉपर ट्रेनिंग। किसी एक वर्कर को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देयर सिलेक्शन, while selecting, जब एक बार एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया एंड आफ्टर द सिलेक्शन दे मस्ट गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम अपडेट देयर नॉलेज। हर एक एम्प्लॉय को हर एक टेक्नोलॉजी से अपडेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट this we can't achieve our organizational goal and employees development is going low. Okay, so most important है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके आइडियाज को लेना चाहिए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब देना चाहिए, उनके इंक्रीमेंट होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। ओके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। देन क्या है, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो कि टेलर ने सजेस्ट की हैं। तो जो कॉमन टेक्निक्स कौन सी हैं? फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट ने किया है कि डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। डिवीजन होना चाहिए फैक्ट्री का 2 डिपार्टमेंट्स में, पहला तो प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और टेलर ने ऐसा फेल्ट किया दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन फ्रॉम प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेशन ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन को डेवलप्ड करते हुए इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्ट किए कि ईच डिपार्टमेंट में देयर मस्ट बी फंक्शनल एस्पेक्ट्स होने चाहिए। क्या करने के लिए? सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसको? वर्कर्स को। तो इसमें क्या है, कोई भी 2 डिवीजन ऑफ फैक्ट्री होगा, पहला तो प्लांट और प्रोडक्शन। प्लांट में इसमें क्या होगा, टेलर ने क्या फील किया वर्कर्स के बारे में कि वर्कर फ्री रहे प्लानिंग डिपार्टमेंट से, बर्डन ऑफ प्लानिंग से, उनको कंसेंट्रेट करना चाहिए वर्क पे, प्रोडक्शन पे। और इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड होगा और प्रोडक्टिविटी होगी। और टेलर ने ये भी सजेस्ट किया कि ईच डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ फंक्शनल एक्सपेक्ट्स होने चाहिए या पर्सन्स होने चाहिए, सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसको? वर्कर को। कुछ 8 फंक्शनल एक्सपेक्ट्स हैं जो कि टेलर ने सजेस्ट किया है। तो फर्स्ट क्या है, रूट क्लर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट में, अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड, ये फंक्शन किस पे, फंक्शनल एक्सपेक्ट्स किस पे बेस्ड है? दिस फोरमैन रिस्पॉन्सिबल किसके रिस्पॉन्सिबल होगा? फिक्स करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, स्टेप वाइज हो रहे हैं कि नहीं कोई चीज, मैकेनिकल और मैनुअल जॉब में। इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, दिस फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस, गाइड करना, नेसेसरी टू कैरी इन जॉब इन स्पेसिफाइड मैनर, कोई भी जॉब स्पेसिफाइड मैनर में थ्रू इंस्ट्रक्शंस या गाइडिंग। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, दिस फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फिक्स अप द टाइम फिक्स करना, फॉर स्टार्ट कब हुआ और कंप्लीटिंग द जॉब कब कंप्लीट हुआ। He also prepared the cost sheet for every job. Disciplinarian, this foreman is responsible for performance of job in orderly manner and systematic way. 4 foremen under operational department. Gang boss, he arrange all the machines, ये सारे machines, tools को arrange करते हैं और other resources को required for performance of the job, so that there is no delay. अगर कोई भी चीज पहले से ही मतलब प्रोक्योर या अरेंज हो चुकी होगी तो उससे वर्क में डिले नहीं होगा। स्पीड बॉस, ये एश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि कोई भी वर्क टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। देन रिपेयर बॉस, कोई भी मशीन या टूल्स खराब हो जाती है उसको प्रॉपर वर्किंग में लाना,
सही करना, प्रॉपर कंडीशन में लाना, वो प्रिपेयर बॉस का काम होता है। और इंस्पेक्टर कौन होते हैं? चेक करना क्वालिटी ऑफ वर्क को। वर्क स्टडी क्या होता है? ये इंश्योर करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कितने मिनिमम कॉस्ट में, और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर, और कितने हर एक फैक्टर है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पहला तो क्या है? फैक्टिक स्टडी है। The person is bound to get fired when he is performing a job for longer period of time. अगर कोई भी पर्सन किसी एक जॉब को longer period of time से करते हुए आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। There is always need for rest interval. वो थक जाएगा, किसी जॉब को वो लगातार करते चलेगा तो उसे क्या जरूरत है? इंटरवल की जरूरत है। टेलर ऐसा सजेस्ट किए है कि उन लोग को ऑब्जर्व करके एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग, जब कोई भी वर्कर परफॉर्म कर रहा है तो उसका परफॉर्मिंग जॉब का नोट डाउन करना टाइम को, और जब वो वर्कर स्टार्ट कर रहा है टायर्ड होना, थकना, तो उस चीज को मेजर करना, उस चीज को नोट करना। व्हेन हिज एफिशिएंसी लेवल स्टार्टिंग डिक्रीजिंग देन गिव हिम ब्रेक। जब वो स्टार्ट कर रहा है तब उसको ऑब्जर्व करना, उसके टाइम को रिकॉर्ड करना, और जब वो टायर्ड हो रहा है या डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाए तो उसको ब्रेक देना। तो रेस्ट इंटरवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैथड स्टडी दिस टेक्निक, मैथड मतलब क्या होता है? मैथड मतलब होता है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना और वे ऑफ डूइंग जॉब विथ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी बेस्ट मेथड से जिससे कि मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। टेलर सजेस्ट किया कि दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन should not be decided by the rule of thumb. जो प्रोडक्शन का जितना भी कम है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो नॉट रूल ऑफ थंब क्या बाय द रूल ऑफ थंब के थ्रू नहीं डिसाइड हो सकता है, ये साइंटिफिकली ही डिसाइड होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड स्टडी टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टाइम स्टडी दिस इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये डिटरमाइन होता है स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम को रिकॉर्ड करने में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, डिटरमाइन करना स्टैंडर्ड टाइम को टेकन बाय अ वर्कर, जितने भी वर्कर टाइम ले रहे हैं टू बी एम्प्लॉयड। टेलर ने ऐसा सजेस्ट किया दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब should not be decided by the institution or experience, will and wish of manager, but time study must be conducted to determine the standard time scientifically. ये by the rule of thumb नहीं डिसाइड होगा, साइंटिफिकली डिसाइड होगा। क्या? टाइम स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग। जब कोई वर्कर परफॉर्म कर रहा है उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, डिटरमाइन करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मोशन स्टडी इज टू आइडेंटिफाई वेस्टफुल अननेसेसरी मूवमेंट या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाना, एलिमिनेट करना, देन टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या करना? एलिमिनेट करना। ओके और बेस्ट वे ऑफ डूइंग पर्टिकुलर जॉब को सेलेक्ट करना। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो टेक्निक होता है, एम्फेसिस होता है ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। टेलर हैज सजेस्टेड कि 2 टाइप ऑफ पीस रेट हो, एक हायर हो और एक लोअर हो। हायर पीस रेट उनको दिया जाएगा जो परफॉर्म करता होगा स्टैंडर्ड टाइम, ज्यादा टाइम लगाता होगा, और लोअर किसको दिया जाता होगा? जो प्रोड्यूस करता होगा लेस स्टैंडर्ड आउटपुट। जो ज्यादा प्रोडक्शन देगा, जो ज्यादा हायर प्राइस रेट किसको मिलेगा? फॉर दोज वर्कर हु परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड विद इन फिक्स स्टैंडर्ड टाइम। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को आउटपुट देगा फिक्स स्टैंडर्ड टाइम में, उसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? हायर पीस रेट। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट कम देगा हमें बहुत सारे टाइम लेके, तो उसे लेस या लोअर पीस रेट दिया जाएगा। यही होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो आज का चैप्टर ये खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।